हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल J3 ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 15। आई होप ये सीरीज़ सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आने वाले वीडियोस में आपको क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए। अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर ये आपका मेरे साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है तो पिछले वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पिछले सेशन के लास्ट में पूछा था, इसके अंदर पूछा गया है कि एरिया अंडर द लोड कर्व किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, एनर्जी कंज्यूम्ड। कई लोगों ने इसका आंसर कमेंट किया था और जिन लोगों के सही जवाब है उनके नाम है कृति अग्रवाल, शुभम चौधरी, युक्ता देवपाल, दिलीप कुमार, हर्ष देशवाल, आरती राय, हेमंत गोयल, विजेंद्र सिंह, सुखदेव धोने, निर्मल सिंह। ओके देन, मूविंग टू आवर क्वेश्चन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि टू कॉइल्स कनेक्टेड है डिफरेंशियल कनेक्शन में और उन दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 2 मिली हेनरी और 4 मिली हेनरी और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 0.15 मिली हेनरी। तो हमें उसका निकालना है इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। तो डिफरेंशियल कनेक्शन के अंदर जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। यहाँ पर जो L1 और L2 है ये है सेल्फ इंडक्टेंस, जो M है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर जैसे कि हमें वैल्यू गिवन है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो L1 की वैल्यू हम यहाँ से देखकर पुट कर देंगे 2 मिली हेनरी और L2 की वैल्यू जैसे कि गिवन है 4 मिली हेनरी, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे माइनस 2M। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है 0.15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 से और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 5.7 मिली हेनरी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम EHV ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर बंडल कंडक्टर का यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इनमें से कौन सी वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इंडक्टेंस का फॉर्मूला वो होता है L इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ln d/r'। अब यहाँ पे जो r डैश है वो बराबर होता है 0.7788 इंटू आर। और जैसा कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि हम यूज़ कर रहे हैं बंडल कंडक्टर, तो इस बंडल कंडक्टर यूज़ करने की वजह से जो इफेक्टिव रेडियस है कंडक्टर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी और जब इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज़ हो जाएगी तो उस वजह से r डैश की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो L जो इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा सी, डिक्रीज़ इन इंडक्टेंस। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके देन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि साइलेंट पोल मशीन के अंदर जो पोल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं या स्मॉल होते हैं। तो साइलेंट पोल मशीन का हम यूज़ करते हैं लो स्पीड में, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि साइलेंट पोल मशीन के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ़ पोल्स का यूज़ करते हैं और इस लार्ज नंबर पोल्स की वजह से ही लो स्पीड ऑपरेशंस में इसका यूज़ लिया जाता है, क्योंकि अगर हाई स्पीड में अगर इसका यूज़ लेंगे तो उसकी वजह से उसके स्टैट्स डेवलप्ड हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, लार्ज नंबर ऑफ पोल्स। ओके देन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RACB एग्ज़ाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पिछली बार भी न्यूमेरिकल्स 2 से 3 ही आए थे, तो इसलिए अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके जाना। तो इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि डायरेक्शन ऑफ DC शंट मोटर हम रिवर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को कौन से टर्मिनल्स को इंटरचेंज करना होगा यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए अगर हमने फील्ड टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दिया तो उस वजह से होगा क्या कि रिवर्सल ऑफ करंट हो जाएगा फील्ड वाइंडिंग के अंदर, और उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो रिवर्स हो जाएगा। जो पहले जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उससे जस्ट रिवर्स अब वो मूव करेगा। इस वजह से जो रोटर होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो फील्ड टर्मिनल को इंटरचेंज करने से इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। और अगर हम आर्मेचर के टर्मिनल्स को रिवर्स करेंगे तो उस केस में आर्मेचर की पोलैरिटी फील्ड के रेस्पेक्ट में रिवर्स हो जाएगी और प्लगिंग हो जाएगी मोटर के अंदर, और प्लगिंग होने की वजह से उसकी डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। तो अगर हम आर्मेचर या फील्ड दोनों में से किसी भी टर्मिनल्स को इंटरचेंज करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी, आइदर फील्ड और द आर्मेचर टर्मिनल। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में उसे आप पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि DC मोटर के केस में जब हमारे को प्लगिंग करवानी होती है तो हम कौन से 2 टर्मिनल्स को इंटरचेंज करते हैं। तो जब भी हमें प्लगिंग करवानी होती है तो उस केस में हम आर्मेचर के टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर देते हैं। उसकी वजह से मोटर अपोजिट डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर देती है और इस आर्मेचर के
टर्मिनल्स को रिवर्स करने की वजह से जो अप्लाइड वोल्टेज है यानी V और जो बैक ईएमएफ है EB, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे जो प्लगिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा B, बाय रिवर्सिंग द आर्मेचर पोलैरिटी। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि दो इनकैंडिसेंट लैम्प 40 वाट और 60 वाट के वो सीरीज़ में कनेक्टेड है मेन पावर सप्लाई से, तो इनमें से कौन सी कंडीशन उसके लिए अप्लाई होगी। तो सबसे पहले तो हम इसके दो केस बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला बल्ब यहाँ पर कनेक्टेड है, इसको यहाँ पर R1 मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस, और ये V वोल्टेज से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इस केस में जो पावर है जो हमें गिवन है 40 वोल्ट्स, वो बराबर होगी V² अपॉन में R1 के। ये पावर का फॉर्मूला होता है, ये सभी को पता होगा। और सेकंड केस हम ले लेते हैं दूसरे बल्ब के लिए। उस केस में यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2, और ये भी कनेक्टेड है V वोल्ट से। तो इस केस में जो 60 वाट वाली पावर है वो बराबर होगी V² अपॉन में R2। अब हम जब इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसा कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा जब हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में जो टोटल पावर होगी वो यहाँ पर निकल के आएगी V² अपॉन में RT यानी दोनों का सम R1 प्लस R2। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर V² अपॉन में R1 प्लस R2, और यहाँ से हम R1 और R2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर R1 इक्वल्स टू होगा V² अपॉन में 40, R2 होगा वो बराबर होगा V² अपॉन में 60। इन दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर इसके अंदर पुट करना है। तो जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा V² अपॉन में R1 की वैल्यू जैसे अब ये अपन ने निकाली थी, तो ये हो जाएगा V² अपॉन में 40 प्लस जो R2 है वो हो जाएगा V² अपॉन में 60। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24 वाट, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो जैसा कि हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू होता है I²R, और इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा कि R1 की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है R2 से। अब जब R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा है और जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है R के, तो जो पावर होगी P1 में वो भी ज़्यादा होगी P2 के रेस्पेक्ट में। यानी कि जो 40 वोल्ट वाला बल्ब है वो ज़्यादा ब्राइट जलेगा क्योंकि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पर D, यानी कि 40 वोल्ट वाला बल्ब जो होगा वो ज़्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। आगे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कि अगर हम सेम पीक वैल्यू माने वोल्टेज की तो उस केस के अंदर जो लीस्ट RMS वैल्यू निकल के आएगी वो किस वेव फॉर्म की निकल के आएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जितनी भी ये वेव्स हैं उन सब की हमने जो पीक वैल्यू है वो मान ली V0। तो इसके रेस्पेक्ट में जब हम साइन वेव की RMS वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी V0/√2, जैसा कि आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्रायंगुलर के केस में जो RMS वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है V0/√3, और स्क्वायर वेव के केस में जो RMS वैल्यू होती है वो V0 के बराबर ही होती है। ये तीनों यहाँ पर क्या है, RMS वैल्यू है इन वेव फॉर्म्स की। अब अगर आप इन तीनों में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ट्रायंगुलर वेव जो है उसकी वैल्यू सबसे कम है, और यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है B। आई होप ये सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स के अंदर जो कैपेसिटर यूज़ किया जाता है वो किस टाइप का कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर्स को हम हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करते हैं हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, स्टेबिलिटी, और इनके अंदर लॉसेस भी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा A। मान लीजिए अगर हमें ऑप्शन के अंदर सेरेमिक गिवन होता तो फिर हम सेरेमिक पर टिक करते हैं क्योंकि सेरेमिक इससे भी ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स के अंदर। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स है जिनकी कैपेसिटी है C और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी कि कुछ इस टाइप से ये कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में जब भी कैपेसिटर्स कनेक्ट होते हैं तो उनका जो C-इक्विवेलेंट होता है वो बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो यहाँ पर हमें सभी कैपेसिटर्स की कैपेसिटी C गिवन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4C, यानी कि A। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब भी हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रिमूव करना हो किसी भी मशीनरी से, तो हम इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहने का मतलब है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हमें रिमूव करना है उस मशीनरी पे से, तो हमें यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू उस इंस्ट्रूमेंट को कर देंगे ग्राउंडेड। उससे होगा क्या कि करंट ग्राउंड के अंदर फ्लो कर जाएगा और जो मशीनरी है हमारी वो न्यूट्रल हो जाएगी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, ग्राउंडिंग द फ्रेमवर्क हैज़ टू बी डन। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि रेडिएशन फ्रॉम ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि बॉडी से निकलने वाली रेडिएशन किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, जो एनर्जी ऑफ थर्मल रेडिएशन है उसे हम लिखते हैं U इज़ इक्वल्स टू AT4 T⁴। यहाँ पर जो E है वो है इमिसिविटी, और जो A है वो है एरिया ऑफ द बॉडी, और T है यहाँ पर टेम्परेचर। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो एनर्जी है वो निकल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T⁴ के। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा B। ये यहाँ पर T⁴ है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर बोला गया है कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के अकॉर्डिंग मास एलिमेंट के लिए एनालॉगस क्वांटिटी कौन सी होगी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के अकॉर्डिंग हम जो मैकेनिकल एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट्स में लिखते हैं। तो इसके अंदर जो मास एलिमेंट होता है उसे हम डिनोट करते हैं L से, और स्प्रिंग एलिमेंट यानी कि K उसे हम डिनोट करते हैं 1/c से, और जो वेलोसिटी होती है उसको हम डिनोट करते हैं करंट से, और डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं चार्ज से, और फोर्स को तो वोल्टेज से करते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, इंडक्टेंस। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्किन इफेक्ट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो स्किन इफेक्ट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है स्किन डेप्थ के, और जो यहाँ पर स्किन डेप्थ होती है और यहाँ पर जो स्किन डेप्थ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है √π/f/μ। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखने की कोशिश करें कंबाइन करके, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो स्किन इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा π/f/μ के। यहाँ पर f जो है वो है फ्रीक्वेंसी, म्यू है परमेबिलिटी, और जो सिग्मा है वो यहाँ पर है कंडक्टिविटी। और ये तीनों चीज़ें हमें ऑप्शंस में गिवन है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको ये दो फॉर्मूलेज याद रखते हैं मेनली। एक स्किन इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ के, और दूसरा जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √π/f/μ सिग्मा के। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो स्किन इफेक्ट वो किस तरह अफेक्ट करेगा। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि स्किन इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है स्किन डेप्थ के। यहाँ पर स्किन डेप्थ कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, तो आपको पता है स्किन इफेक्ट होने की वजह से सरफेस से करंट मूव करता है, उस वजह से जो स्किन डेप्थ होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और उस डेप्थ को डिक्रीज़ होने की वजह से स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, मैंने आपको पहले फॉर्मूले में भी बताया था कि स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है π/f/μ और सिग्मा के। तो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा स्किन इफेक्ट जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा ए, इंक्रीजेस। आई होप सभी को समझ में आया होगा। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम स्किन डेप्थ को इंक्रीज़ कर देंगे तो उस केस में स्किन इफेक्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में बताया, ये तो अब मेरे को इतना तो लगता है कि आपको स्किन इफेक्ट का तो पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने जैसा आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला बताया था कि स्किन इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्किन डेप्थ के, तो जब स्किन डेप्थ की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी, लेस। इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है डायमीटर ऑफ द कंडक्टर के।
ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ये ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक सर्किट के अंदर 2 मास एलिमेंट कनेक्टेड हैं और 2 स्प्रिंग एलिमेंट्स भी कनेक्टेड हैं और 4 फ्रिक्शन एलिमेंट्स कनेक्टेड है। तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो कितना होगा। तो जब भी हमें इस तरीके से सर्किट के अंदर एलिमेंट्स गिवन होते हैं तो उस केस में जो ऑर्डर ऑफ द फंक्शन होता है वो बराबर होता है 2 इंटू एन के। यहाँ पर एन क्या है, यानी कि जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो सिर्फ डिपेंड करेगा मास एलिमेंट पे। तो यहाँ पर हमें मास एलिमेंट कितना गिवन है, वो गिवन है 2। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 2 इंटू 2 यानी इज इक्वल्स टू होगा 4। तो इसलिए जो उसका सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन होगा 4। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। कई लोगों ने पहली बार देखा होगा क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि स्किन इफेक्ट के अलावा और कौन सा इफेक्ट है जिसके कारण करंट डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है म्यूचुअल कंडक्टर्स के अंदर। म्यूचुअल कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए 2 कंडक्टर हैं, इनके अंदर जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो फ्लक्स लिंकेज नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। और जब फ्लक्स लिंकेज नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो उस केस में जो इफ़ेक्टिव एरिया होगा करंट के फ़्लो होने के लिए वो घट जाएगा। अब जब इफ़ेक्टिव एरिया घट जाएगा तो उस केस में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो होगा प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट। इसी के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि प्रॉक्सिमिटी इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है पावर केबल्स के केस में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, तो इस बार भी अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे याद रखने के लिए। ओके देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो इंडक्शन हीटिंग के केस के अंदर जो करंट पेनेट्रेट करता है किसी भी मटेरियल के अंदर वो इनमें से किन ऑप्शंस के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम इंडक्शन हीटिंग करते हैं तो उस केस के अंदर जो करंट होता है वो कितनी डेप्थ तक पेनेट्रेट कर रहा है, यानी कितने अंदर तक करंट पहुँच रहा है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है 1/2 रूट रो इंटू 10⁹9 अपॉन में म्यू एफ। कई लोगों ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ पर रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और एफ है फ्रीक्वेंसी और म्यू है यहाँ पर परमिएबिलिटी। तो यहाँ पर जैसा कि आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि जो डेप्थ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है रूट एफ़ के। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1/√f। ये यहाँ पर रूट एफ है इसलिए इसका सही आंसर होगा सी। आई होप ये सभी को समझ में आया हो। कई लोगों को कुछ नई चीज़ भी यहाँ पर पता चली होगी। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आज का आपके लिए क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग करते हैं तो उस केस में मेटल सरफेस को इनमें से किस स्टेट के अंदर रखा जाता है। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। अगर आप भी अपना नेम फीचर करवाना चाहते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर तो आपको इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई होप इस सेशन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और इसी तरह आगे भी नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा हमें ऐसे ही इंकरेज करने के लिए आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।